हेलो एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग कर लिए थे। सर अभी तक हमने क्या बातें पढ़ी है कि डेप्रिसिएशन 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 जो बिजनेस असेट्स होती हैं उस पे लगता है, और डेप्रिसिएशन सर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स पे ही लग रहा होता है, जो क्योंकि हमें डायरेक्टली वो पीएल पे चार्ज नहीं मिलता है, इसलिए हम सिस्टमेटिक वे में उन खर्चों को चार्ज करते हैं। यहां तक अभी तक हमने पढ़ लिया। ठीक, चलिए सर अब एक नई सेक्शन पढ़ते हैं। और सेक्शन का ये वाला चार्ट आप लोगों को मेरे साथ लिखना तो नहीं है। ऑलवेज मैं मना करता हूं कि कोई मेरे साथ लिखेगा नहीं, केवल कैलकुलेटर ही यूज करना है और क्वेश्चन पॉइंट्स लिखने हैं। इस चार्ट को ऐसे ही छोड़ देते हैं आप लोगों के लिए। यहाँ पे मैं इसको ओवरराइट करूंगा और जब आपको लिखना होगा तो आप इस येलो शीट से लिख सकते हैं। क्लियर? यस सर क्लियर। आइए एक बात पढ़ते हैं सर। एक सेक्शन आती है आपके लिए, सेक्शन नंबर 35। सर ये सेक्शन 35 किस चीज के बारे में बात करती है? ये बात करती है एक्सपेंडिचर ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। सर अब ये क्या होता है साहब, एक्सपेंडिचर ऑफ साइंटिफिक रिसर्च? सर देखो, इंडिया के अंदर इंडियन गवर्नमेंट क्या चाहेगी भाई साहब? रिसर्च बढ़े। आज रिसर्च है तभी हमारे खुद के पास एटॉमिक बॉम्ब्स हैं। आज रिसर्च हुआ तभी हमने खुद कोविड की वैक्सीन निकाली। रिसर्च एवरी गवर्नमेंट चाहती है कि भाई साहब उसकी कंट्री में रिसर्च हो। इवन इजराइल में इतनी रिसर्च होती है इसलिए इतना आगे है। कोई भी गवर्नमेंट क्या चाहती है कि उसकी कंट्री के लोग मोटिवेटेड हो फॉर द पर्पस ऑफ रिसर्च। जिस कंट्री में जितनी ज्यादा रिसर्च होगी तो ये चांसेस है कि वो नई इनोवेशन उतनी ज्यादा करेंगे। तो भाई कोई भी कंट्री पाकिस्तान को छोड़ के रिसर्च करना चाहती है। ठीक है, सारी कंट्रियां रिसर्च करना चाहती हैं। ठीक, तो अपने यहाँ पे रिसर्च को मोटिवेट भी करेंगे। ठीक है सर जी। तो अगर कोई बिजनेसमैन भी रिसर्च कर रहा है साहब तो उसको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट दो। क्यों? इसको यहाँ पे सपोर्ट आप कह सकते हैं कि भाई बिजनेसमैन आप रिसर्च कर रहे हो, अगर आप कामयाब हो गए तो क्या होगा? पूरी कंट्री को फायदा मिलेगा ना। पूरी कंट्री को फायदा मिलेगा, इसलिए हम आपको कुछ सपोर्ट देते हैं। और पता है रिसर्च अंडर सेक्शन 35 आपको क्या मिलता है? जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं जिसपे जैसे प्लांट खरीदते तो 15% एप्शन मिलता था, लेकिन रिसर्च के अंदर पूरे खर्चे को पीएनडल में अलाउड कर दिया जाता है। कोई रिसर्च एक्सपेंडिचर होता है तो अंडर सेक्शन 35 उसके पूरे खर्चे को अलाउड कर दिया जाता है पीएनडल के अंदर। सब अब एक बात समझिए, रिसर्च कौन कर सकता है? सर देखिए, कोई भी पर्सन रिसर्च करने के लिए तो भाई साइंटिस्ट चाहिए, लेकिन रिसर्च का खर्चा तो कोई भी कर सकता है। सर मान लीजिए कि जैसे लक्ष्मी निवास मित्तल जी ने कोविड की वैक्सीन के लिए कुछ पैसे दिए थे किसी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को कि भाई वैक्सीन डेवलप करने के लिए। तो किसी भी चीज के ऊपर जब रिसर्च हो रही है तो साहब रिसर्च के लिए पैसा कोई भी खर्चा कर सकता है। रिसर्च के लिए कोई दिक्कत नहीं है, पैसा खर्चा कौन करेगा? रिसर्च का पैसा तो कोई भी दे सकता है। आपको मन कर रहा है आप किसी को रिसर्च के लिए पैसा दे दीजिए, तो सर क्या मैं किसी को भी उठा के पैसा दे दूं? यहाँ पे देखिए दो बातें आएंगी। आप लोगों ने मूवीज के अंदर बहुत देखा होगा कि सर ह्यूमंस के ऊपर रिसर्च हो रही थी तो उस देश की गवर्नमेंट ने या फिर कोर्ट ने उस रिसर्च पे बैन लगाया। पढ़ा देखा होगा बहुत सी मूवीज वगैरह के अंदर। ठीक है, तो साहब पहली बात तो ये है कि खर्चे के लिए आपको एक अप्रूव्ड रिसर्च चाहिए। अप्रूव्ड रिसर्च होनी चाहिए। ये जो रिसर्च है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूव्ड है कि भाई आप इस चीज पे रिसर्च कर सकते हो। ज़ॉम्बीज़ को दोबारा इंसान कैसे बनाए ये कोई अप्रूव्ड रिसर्च नहीं है। लेकिन हाँ, हम फूड ग्रेन्स की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएं ये अप्रूव्ड रिसर्च है। तो भाई आप अच्छी चीजों के लिए रिसर्च कर रहे हैं, तो भाई आपको उसके लिए आप जब सर आप रिसर्च कर रहे हैं तो अच्छी चीजों के लिए रिसर्च करो, अप्रूव्ड रिसर्च करो। अब सर बात आती है पैसे किसको दें? उठा के ओ पड़ोसी को बुलाए हम कहें ये लो पैसे रिसर्च कर दो, ऐसे नहीं चलेगा। पैसे भी आप किसी अप्रूव्ड पर्सन को ही देंगे, अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस को देंगे जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बताइए। जैसे कि यहां पे आपको बताया गया कि जब आप रिसर्च के लिए कोई खर्चा कर रहा है, कोई भी पर्सन रिसर्च के लिए खर्चा कर रहा है, देखो मैंने क्या बोला, हम या आप रिसर्च के लिए जब पैसा खर्चा कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? कंट्रीब्यूशन फॉर रिसर्च करेंगे। मतलब हम सिर्फ और सिर्फ मनी ही तो दे रहे हैं, हमने पैसे दिए हैं भैया रिसर्च के लिए। तो हम पैसे किसको दे सकते हैं पहले ये समझिए। हम पैसे दे सकते हैं अप्रूव्ड रिसर्च के लिए, लेकिन किसको? तो साहब आप ना अप्रूव्ड रिसर्च भी अप्रूव्ड होना चाहिए, और अप्रूव्ड इंडियन कंपनी फॉर साइंटिफिक रिसर्च। भाई साहब भारत में कुछ कंपनियां पाई जाती हैं जिसका ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर ही लिखा है कि उनका ऑब्जेक्ट ही है रिसर्च करना, रिसर्च कर रही हैं। तो साहब उन रिसर्च कंपनियों को आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो कि 5 करोड़ लो 10 करोड़ लो, भैया रिसर्च के लिए मैं कंट्रीब्यूट करता हूं, आप अपना रिसर्च वर्क करिए।
ठीक। तो अगर कोई भी पर्सन रिसर्च के लिए पेमेंट करता है तो पहली बात तो अप्रूव्ड रिसर्च होनी चाहिए, और दूसरा अप्रूव्ड इंडियन कंपनी को रिसर्च के लिए पेमेंट कर सकता है, या तो फिर साहब वो नोटिफाइड अप्रूव्ड कॉलेजेस को कर सकता है। कोई कॉलेज है जो रिसर्च का काम करता है साहब, उसको कर सकता है। रिसर्च एसोसिएशंस कोई हैं उनको भी आप एक्सपेंडिचर के लिए पेमेंट कर सकते हो। किसी यूनिवर्सिटी को भी, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को अपने रिसर्च के लिए पैसे दे दिए, या तो फिर सर अदर कोई इंस्टीट्यूशंस होते हैं अगर रिसर्च के लिए, तो साहब अगर उन रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को भी अगर आप पैसे देते हैं तो भी आपको डिडक्शन मिलती है। ठीक है, किसी को भी उठा के पैसे नहीं देने हैं, समझ जाओ। आप अप्रूव्ड रिसर्च के लिए दो, इलीगल काम के लिए नहीं, अप्रूव्ड रिसर्च के लिए दे। और आप अगर पैसे दे रहे हो तो अप्रूव्ड इंडियन कंपनी को, आप अप्रूव्ड इंडियन कंपनी को दे सकते हैं, आप अप्रूव्ड इंडियन कंपनी को दे सकते हैं, आप नोटिफाइड अप्रूव्ड कॉलेज, रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी या अदर इंस्टीट्यूशन को दे सकते हैं, या तो फिर सर आप अप्रूव्ड नेशनल लेबोरेटरीज को दे सकते हैं। नेशनल लैब्स होती हैं साहब, नेशनल लेबोरेटरी को अगर आपने कुछ अप्रूव्ड रिसर्च के लिए पैसे दे दिए, या फिर आईआईटी, एज लाइक आईआईटी दिल्ली ने कोविड के टाइम पे भी कितने रिसर्च की, सस्ते सैनिटाइजर्स बनाना है, अदर थिंग्स, तो आप आईआईटीज जो होती है उनको भी रिसर्च के लिए पैसे दे सकते हैं। कि और किसी भी स्पेसिफाइड पर्सन को फॉर साइंटिफिक रिसर्च आप पेमेंट कर सकते हैं। कोई स्पेसिफाइड पर्सन है तो उसको साइंटिफिक रिसर्च के लिए पेमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इस तरीके का कोई भी रिसर्च के लिए खर्चा करते हैं तो आपको 100% एक्सपेंडिचर अलाउड। आपने 100 करोड़ का खर्चा किया, कहा साहब आपको 100 करोड़ रुपया फ्लैट अलाउड हो जाएगा। ये समझ रहे हो आप? देखो अभी तक मैंने जो बताया फिर से समझना। चलो ये वाला लिखते हैं। अगर आपने एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च किया तो पहली बात होता है कि आप रिसर्च करो रिलेटेड टू एसएससी, अपने खुद के बिजनेस रिलेटेड रिसर्च करो, तो उसके बारे में हम तो बात अभी तक की ही नहीं। कोविड कोविड आपका बिजनेस तो था ही नहीं कभी, मैंने इसलिए कोविड कर लिया। अगर आप अदर कोई भी इंसान खुल के रिसर्च के लिए पेमेंट करना चाहता है, भाई कोई आदमी है जो चाहता है कि भाई मेरा देश प्रगति करे और रिसर्च इस चीज के ऊपर हो, उसको लगता है कैपिटलिस्ट है, उसको लगता है इस चीज के ऊपर रिसर्च होनी चाहिए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो अप्रूव्ड रिसर्च है उस अप्रूव्ड रिसर्च के लिए अप्रूव्ड इंडियन कंपनी या तो फिर नोटिफाइड कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी एसोसिएशंस को या आईआईटी, नेशनल लेबोरेटरीज को पेमेंट कर सकता है। उस खर्चे का उसको 100% डिडक्शन, 100% डिडक्शन अलाउड हो जाता है। इज इट क्लियर? यस सर क्लियर। अब बात करते हैं सारे कुछ लोगों की कि भाई बिजनेस रिलेटेड रिसर्च कर रहे हैं। यहाँ पे तो मैंने बोला ना कि ये बिजनेस रिलेटेड रिसर्च नहीं चल रही थी। जैसे लक्ष्मी निवास मित्तल जी का काम स्टील का है, लेकिन उन्होंने कोविड के वैक्सीन के लिए रिसर्च में पैसे दिए, तो भाई साहब वो उनके बिजनेस से रिलेटेड तो रिसर्च नहीं ना था, नहीं सर। लेकिन अब अगर कोई भी रिसर्च हो रही है रिलेटेड टू बिजनेस ऑफ एसएससी, एसएससी के बिजनेस रिलेटेड कोई रिसर्च करना चाहता है, क्या बात करते हो साहब, मैं नहीं समझा सर, कैसे कैसे आप बात कर रहे हो भाई साहब? टाटा मोटर्स को क्या आप लोगों ने नहीं जानते हैं? टाटा मोटर्स को क्या आप नहीं जानते हैं? सर क्या बात कर रहे हो सर, इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है हुंडई को पीछे छोड़ के, टाटा मोटर्स को कौन नहीं जानता? कैसे बन गई दूसरी सबसे बड़ी कंपनी? टाटा ने रिसर्च किया किस पे? ईवीज पे। रिसर्च किया अपने इंजन पे, अपनी ईवीज पे कि उसकी ईवी कैसे बेटर हो, और इवन आज भी उसकी ईवी सबसे बेटर होने वाली है, और अपनी जो बैटरीज है उसकी कैपेसिटी को बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है ना। तो क्या टाटा मोटर्स अपने ओन बिजनेस पे रिसर्च नहीं कर रहा है? जो वो रिसर्च कर रहा है वो रिलेटेड टू बिजनेस ऑफ एसएससी नहीं है। हाँ सर, टाटा मोटर्स अपने ओन बिजनेस पे ही तो रिसर्च कर रहा है, उसके खुद के बिजनेस पे तो रिसर्च कर रहा है। हाँ समझा? हाँ सर समझा। अब एक छोटी सी बात और बताएं, देखो सर मैंने आपको जब शुरुआत में ही बताया था कि, चलो इधर आते हैं, एक सेकंड आपको दिखाते हैं। हमने आपको बहुत छोटी सी एक बात बताई थी कि साहब बिजनेस कितने टाइप्स के होते हैं, देखो याद आ रहा है? यहाँ पे मैंने बताया था साहब बिजनेस होता है, एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है, सर्विस होता है, ट्रेडिंग होता है, रिटेलर्स होते हैं। लेकिन एक बात बताओ, एक ट्रेडर को क्या रिसर्च की नीड है? वो अपने ओन बिजनेस के लिए क्या कोई ट्रेडर रिसर्च करेगा क्या? वो 10 रुपए की मैगी लाया, 12 रुपए में होलसेलर से ऐसे मैगी खरीद के लाया, 12 रुपए में उसने मैगी आगे बेच दी, तो एक ट्रेडर को रिसर्च की क्या जरूरत है? मैगी कैसे बनती है उसके लिए उसको क्यों रिसर्च करना? एक ट्रेडर को, होलसेलर को, सर्विस प्रोवाइडर को वो अपने बिजनेस के लिए रिसर्च नहीं कर सकता। वो रिसर्च के लिए पेमेंट कर देगा, वो कंट्रीब्यूशन फॉर रिसर्च में चल जाएगा, लेकिन अपने ओन बिजनेस के लिए रिसर्च अगर कोई कर रहा होगा तो मैन्युफैक्चरर कर रहा होगा। जैसे याद करिए, आपने पढ़ा होगा घड़ी, देखा होगा एडवर्टीजमेंट, अमिताभ बच्चन जी आते हैं घड़ी डिटर्जेंट पाउडर के लिए, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, पहले से बेहतर। वो पूरा लेबोरेटरी का सेटअप भी वहां बना रहता है। मतलब कोई मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट को और बेटर करने के लिए रिसर्च करता है, बट सर ट्रेडर को तो अपने
जो ट्रेडिंग का काम कर रहा है वो प्रोडक्ट तो बना ही नहीं रहा है, तो उसको बेटर करने की नीड ही नहीं होती है। जनरली ट्रेड ये ओन बिजनेस रिलेटेड कोई भी रिसर्च कौन कर रहा होता है साहब? एक मैन्युफैक्चरर कर रहा होता है, ठीक है, एक मैन्युफैक्चरर कर रहा होता है, ठीक सर। तो रिसर्च रिलेटेड टू बिजनेस ऑफ एसएससी अगर हम कर रहे हैं, जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया, टाटा मोटर्स अपने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को और बेटर करना चाहती है, फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाना चाहती है, फ्यूल क्या मतलब बैटरी कैपेसिटी बढ़ाना चाहती है, बैटरी बैकअप बढ़ाना चाहती है, फास्ट चार्जिंग करना चाहती है। तो टाटा मोटर्स अगर खुद के प्रोडक्ट के ऊपर ही रिसर्च कर रही है, अपने बिजनेस रिलेटेड रिसर्च कर रही है, तो साहब यहाँ पे उसके पास दो, यहाँ पे उसको क्या कहते हैं, टाटा मोटर्स खुद के लिए रिसर्च कर रही है तो इन हाउस रिसर्च उसको कहा जाता है, कि खुद की कंपनी में ही आप रिसर्च कर रहे हो, खुद की कंपनी में ही आप रिसर्च कर रहे हैं, ये होता है इन हाउस रिसर्च। क्लियर हो रहा है? हाँ सर क्लियर है। अब सर इन हाउस रिसर्च में भी दो तरीके की बातें हो सकती है, क्या? आओ हम बताते हैं यहाँ पे। इन हाउस रिसर्च में भी दो तरीके की बातें हो सकती हैं। एज लाइक मानते हैं साहब ये कोई साइंटिस्ट है, ये बहुत प्यारा सा एक साइंटिस्ट है, ठीक है, मस्त साइंटिस्ट है साहब, ये घूमता फिरता रहता है, लोगों के साथ हंसी मजाक करता रहता है, बहुत अच्छा साइंटिस्ट है साहब। ये साइंटिस्ट क्या हुआ, कोविड आया, कोविड आया, बहुत ज्ञानी साइंटिस्ट था साहब। जैसे ही कोविड आया ना, ये सोचा यार कोविड आया है, कुछ तो करना पड़ेगा देश के लिए, ये पहुंच गया रिसर्च लैब में अपनी, यहाँ पे जाके लैब में दिन रात मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है साहब, दिन रात मेहनत करता है, वहीं खाता है, वहीं पीता है, वहीं सो जाता है। और 3 मंथ्स के बाद 3 मंथ्स के बाद इसने कोविड की वैक्सीन बना ली, कोविड की वैक्सीन बना ली इसने, ठीक है। ये साइंटिस्ट था मिस्टर ए। मिस्टर ए ने 3 महीने के बाद कोविड की वैक्सीन बनाई, मस्त साइंटिस्ट था, कुछ नहीं करता था, कोई इसका बिजनेस नहीं था। अब जब इसने यहाँ पे कोविड की वैक्सीन बना ली ना सर, तो अब यहाँ पे इसने एक कंपनी बढ़ाई एक्स लिमिटेड के नाम से, ए लिमिटेड लिखते हैं, ए लिमिटेड के नाम से एक कंपनी बनाई, और उसके बाद वो यहाँ पे अपने अब वैक्सीन को सोल्ड कर रहा है। तो सर यहाँ पे एक चीज क्या नहीं हुई है, यहाँ पे क्या सर ये चीज नहीं हुई है कि ये जो इसने रिसर्च की है, ये बिजनेस के पहले कर दी है, इसके बिजनेस स्टार्ट होने के पहले इसने रिसर्च की, पहले इसने रिसर्च की कि साहब कोविड की वैक्सीन कैसे बनेगी। जब कोविड वैक्सीन बन गई तो इसने सोचा कि अब मैं इसको कॉर्पोरेटाइज करके इसको बेचता हूं, ठीक है। हाँ सर ये बात भी समझ में आ गई कि पहले इसने रिसर्च की जब इसने देखा कि वैक्सीन बन गई, तो अब इसने कंपनी बना के बेचना शुरू किया। एक दूसरा ऑप्शन है साहब, ये फर्स्ट ऑप्शन हो गया है, इसको क्या कहते हैं, प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। आपका बिजनेस स्टार्ट होने के पहले ही साहब अगर आपने रिसर्च किया है तो क्या होगा साहब, यहाँ पे टैक्स प्लानिंग का भी तो स्कोप बढ़ सकता है फिर, ठीक ठीक है। तो साहब यहाँ पे आते हैं कि अगर देखो 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 यहाँ पे, अगर आपकी जो रिसर्च है, अगर आपकी जो रिसर्च है वो प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है, बिजनेस कमेंस होने के पहले ही उस साइंटिस्ट ने रिसर्च कर ली, तो मैक्सिमम 3 ईयर बिफोर द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के खर्चे अलाउड होते हैं। आपने कहा कि भाई साहब आज से हम बिजनेस कर रहे हैं, ठीक, तो इसके पहले 1 साल 2 साल 3 साल, 3 साल पहले तक जो खर्चे हुए हैं उसी को हम अलाउड करेंगे। अब 50 साल से आपको रिसर्च कर रहा हो तो भाई पूरे थोड़ी हम आपको देने जा रहे हैं पूरे के पूरे डिडक्शन, वरना आप तो टैक्स प्लानिंग करोगे, आपको जिस दिन मिलेगा आप कहोगे साहब हम तो 200 सालों से रिसर्च करते आ रहे थे, इतना खर्चा हो गया। तो देखो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहते हैं भाई आप जब से भी रिसर्च कर रहे हो हम मैक्सिमम 3 सालों तक के रिसर्च के खर्चे को अलाउड करेंगे, और वो भी कौन से वाले खर्चे, जितने भी आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो उसको 100% अलाउड कर दिया, मतलब एक्सेप्ट लैंड। लेकिन जैसे कि अगर आपने कोई बिल्डिंग परचेज की साहब, आपने कोई बिल्डिंग परचेज की, या फिर आपने कोई प्लांट परचेज किया, आपने कोई रिएक्टर्स परचेज कर लिए, आपने मतलब कोई हैवी इक्विपमेंट्स परचेज कर लिए, तो कुछ भी परचेज किया उस पर 100% का डिडक्शन अलाउड कर देती है, 100% का डिडक्शन। डेप्रिसिएशन का कोई कंसेप्ट नहीं यहाँ पे, क्योंकि भाई साहब जो प्लांट वगैरह है ना, वो जब आपका पूरा का पूरा फेल नहीं चल जा रहा है तो कभी असेट में आएगा ही नहीं, और डेप्रिसिएशन चार्ज होगा ही नहीं। डेप्रिसिएशन तो सिस्टमैटिक वे में उसको चार्ज किया जाता था ना, यहाँ तो पूरा पूरा खर्चा ही अलाउड कर दिया, डेप्रिसिएशन का झगड़ा ही किस बात का, सब कुछ अलाउड कर दिया जा रहा है यहाँ पे। तो साहब अगर बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस अगर आपने कोई रिसर्च की थी तो 3 साल तक के खर्चे को अलाउड करेंगे, उसमें भी कैपिटल एक्सपेंडिचर लैंड वाले को छोड़ के बाकी सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर को अलाउड कर दिया जाएगा, लैंड वाले कैपिटल एक्सपेंडिचर को छोड़ के बाकी सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर को अलाउड कर दिया जाएगा। लेकिन साहब रेवेन्यू एक्सपेंसेस में क्या अलाउड करेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंसेस में क्या अलाउड करेंगे, तो सर बात कही जाती है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ओनली केवल और केवल इंप्लॉइज की जो सैलरी होगी, मान लीजिए वो साइंटिस्ट था,
साहब साइंटिस्ट ने चार अपने असिस्टेंट रखे हैं, तो उस असिस्टेंट्स की जो सैलरी पड़ी उसको अलाउ करेंगे, एक्सक्लूडिंग परक्यूजेट्स एंड मटेरियल यूज्ड। मतलब कोविड की वैक्सीन बनाने के लिए उसने 6-7 कंपाउंड्स मंगाए होंगे, हाइड्रोक्लोरो ऑक्साइड, क्लोरीन मंगाया होगा, कुछ और भी डिस्पोजेबल आइटम्स मंगाए होंगे, वैक्सीन लिए होंगे, कुछ शीशियां यूज की होंगी, इंजेक्शन लिए होंगे, मतलब दुनिया भर के जो कंपाउंड, सॉल्ट और मटेरियल, जिसको हम प्यार से कह सकते हैं इनपुट्स, इनपुट्स यूज्ड फॉर रिसर्च, जो भी इनपुट्स यूज्ड फॉर रिसर्च हुए हैं ना साहब, उसका भी 100% डिडक्शन मिलेगा, उसका भी 100% वो खर्चा अंडर सेक्शन 35 अलाउड हो जाएगा। लेकिन सर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे लिखे हैं हम, आप अगर इसको पढ़ें, इंपॉर्टेंट बात लिखी है, अदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नॉट अलाउड। इसके अलावा ये अगर प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस आप करते हो, मतलब आपने स्टार्ट की 2017 में रिसर्च, 2018, 2019, 2020, 2021 में आप आके भाई साहब अपना बिजनेस स्टार्ट किए हो, तो ये जो 3 साल पहले के हैं ना, 3 साल जो पहले के हैं, इसमें आपका अगर इसके खर्चे तो अलाउड हो जाएंगे, लेकिन इस खर्चों में भी कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सैलरी और इनपुट्स वालों को छोड़ के अलाउड नहीं होंगे। मतलब आपका कोई इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है अलाउड नहीं किया जाएगा, रेंटल है कुछ भी अलाउड नहीं किया जाएगा। ये आपको लिस्ट वगैरह याद करनी पड़ेगी। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? सर क्लियर हुआ। अब सर एक बात और समझिए, सर अब एक बात और समझिए, क्या हमने अभी तक सर आपको बताया था, एक बात और समझिए, कहाँ गया देखो, एक बार इधर आ जाओ। ये आपको लिखना कुछ नहीं मेरे साथ, पूरी शीट आपको मिलेगी दोस्त, इसलिए मेरे साथ कुछ मत लिखना। सर आपने बोला ये जो आदमी है ना सर, यहाँ पे ये वाला आदमी, ये नालायक, ये यहाँ पे आके कंपनी बनाया था और उसके पहले रिसर्च कर रहा था। लेकिन सर यहाँ पे आप एक बात भूल गए, क्या सर? ऐसा नहीं हो सकता कि सिप्ला है या कैडेला है, ये तो आज बिजनेस कर ही रही है, ये तो बिजनेस कर ही रही है, इनका बिजनेस तो साहब ऑनगोइंग है, और बिजनेस करते करते इन्होंने रिसर्च की, इनका बिजनेस ऑनगोइंग है, बिजनेस करते 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 साहब इन्होंने रिसर्च की, यहाँ पे रिसर्च इनकी सक्सेसफुल हो गई, इनको वैक्सीन मिल गई कि भाई कोविड की वैक्सीन कैसे बनती है, कोविड शील्ड कैसे होती है, और यहाँ पे इन्होंने सोल्ड करना शुरू किया। तो साहब इस खर्चे का, इस रिसर्च के खर्चे का ट्रीटमेंट कैसे करें, आइए फिर से आपको बताते हैं। ऊपर मैंने क्या पढ़ाया कि कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के पहले वाले रिसर्च के खर्चे का आपने ट्रीटमेंट क्या किया। अब अगर बिजनेस आपका चल ही रहा था, देखो यहाँ पे अगर आपका बिजनेस चल ही रहा था तो उसके खर्चे को कैसे हम ट्रीट करते हैं, उसके लिए इस चार्ट में तो स्पेस नहीं बचाता, इसलिए यहाँ पे लिखा है। देखो अगर कोई रिसर्च आप कर रहे हो, कोई भी रिसर्च आप कर रहे हो आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस कमेंस होने के बाद, आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस अगर आपने कोई भी रिसर्च की है सर, तो असेसी कौन है? कंपनी है। असेसी कौन है? कंपनी है। अगर वो कंपनी रिसर्च कर रही है जो कि इंगेज इन बिजनेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और एनी बिजनेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ एनी आर्टिकल, वो मैन्युफैक्चरिंग, किसी मैन्युफैक्चरिंग में रिसर्च कर रही थी, कंपनी है। देखो यहां पे याद रखना, एसएससी अगर कंपनी, और अदर एसएससी, अदर एसएससी में कौन आ गए? फॉर्म आ गया, इंडिविजुअल आ गए, कुछ भी आ गए यार, ठीक है। लेकिन यहां बोला अगर कंपनी है, समझिए कंपनी है जो बायोटेक्नोलॉजी का बिजनेस कर रही है, या तो फिर वो कंपनी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और अगर वो रिसर्च कर रही है, स्पेसिफाइड रिसर्च कर रही है, भी समझना, स्पेसिफाइड रिसर्च कर रही है साहब, तो तो 100% ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउड होगा, लेकिन वो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको लैंड और बिल्डिंग का नहीं मिलेगा। एक्सेप्ट लैंड एंड बिल्डिंग 100% खर्चा अलाउड हो जाएगा। लेकिन अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कुछ भी करती है, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सब कुछ, तो 100% आपका खर्चा अलाउड है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 100% अलाउड है यहाँ पे। यही प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस में क्या था, देखो यही चीज प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस में क्या था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर केवल और केवल सैलरी, सैलरी और इनपुट्स का अलाउड हो रहा था। लेकिन अगर आप बिजनेस कर ही रहे हो, बिजनेस करते करते रिसर्च किए, तो भाई पूरे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलाउड हो गए, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो ऐसे भी अलाउड होते हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर में बिल्डिंग और लैंड के खर्चे को छोड़ के सब कुछ अलाउड कर दिया गया रिसर्च के लिए। अब सर बात करते हैं, अगर कोई अदर एसएससी है, मतलब वो कंपनी नहीं है, पार्टनरशिप फॉर्म ले लो, एलएलपी ले लो, प्रोप्राइटरी ले लो, अगर वो रेवेन्यू का कोई भी खर्चा करता है तो 100% उसको अलाउड हो जाता है। लेकिन अगर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर करता है ना, तो एक्सेप्ट लैंड, उसको सारे खर्चे अलाउड है, मतलब उसको बिल्डिंग का भी खर्चा अलाउड है, मतलब इनको यहाँ पे बिल्डिंग का भी खर्चा अलाउड है, लेकिन कंपनी को रिसर्च के लिए यूज हुई बिल्डिंग का खर्चा अलाउड नहीं है। इतना समझा कि नहीं समझा, आप मुझे इतना बताइए, इतना समझा कि नहीं समझा, मुझे ये बताइए। सर समझ गया। देखो एक एक लाइन में मैं 2-3 मिनट के अंदर, चलो मैं बस ऐसे ब्रीफ कर रहा हूं। देखो
अगर कोई भी बंदा रिसर्च के लिए एक्सपेंडिचर करता है तो खुद भी रिसर्च कर सकता है, दूसरे को रिसर्च के लिए पैसा भी दे सकता है। साहब अगर हमने किसी दूसरे को रिसर्च के लिए पैसा दिया है, साहब हमने अगर किसी दूसरे को, सर हमने किसी दूसरे को रिसर्च के लिए पैसा दे सकता है, तो हम अप्रूव्ड रिसर्च के लिए किसको देंगे? किसी इंडियन कंपनी को देंगे, कॉलेज यूनिवर्सिटीज को देंगे, आईआईटीज को देंगे, या आईआईटी और नेशनल लेबोरेटरीज को देंगे। तो ऐसे कंडीशन में जितना भी पैसा हमने दिया वो 100% हमको खर्चा अलाउड है। लेकिन अगर हम ओन बिजनेस, अपने खुद के रिसर्च हम क्या करें, बिजनेस ऑफ द एसएससी, रिसर्च हम किस चीज की कर रहे हैं, देखो रिसर्च हमारा रिलेटेड टू बिजनेस ऑफ द एसएससी है, तो ऐसा हो सकता है कि साहब मतलब हम इन हाउस अगर रिसर्च कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस अगर हम रिसर्च करें तो साहब जितने भी रेवेन्यू के खर्चे हैं, सैलरी, जितने भी रेवेन्यू के खर्चे उसमें से सिर्फ और सिर्फ सैलरी और इनपुट का खर्चा अलाउड होगा, और कैपिटल एक्सपेंडिचर में सारे के सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउड हो जाएंगे एक्सेप्ट लैंड। लेकिन ये केवल 3 सालों तक के लिए अलाउड होते हैं। लेकिन सर अगर हमने रिसर्च की आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, मतलब मेरा बिजनेस चले जा रहा है उस टाइम भी हम रिसर्च कर रहे हैं और हम कंपनी नहीं है, कोई और एसएससी है, तो सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलाउड हो जाते हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी अलाउड हो जाते हैं एक्सेप्ट लैंड। लेकिन अगर हम एक कंपनी है या तो फिर हम एक इंगेज्ड है जो बायोटेक्नोलॉजिकल बिजनेस में वर्क करती है और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो साहब हमको कैपिटल एक्सपेंडिचर में लैंड एंड बिल्डिंग छोड़ के सब कुछ अलाउड है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी 100% अलाउड। क्लियर है? यस सर क्लियर है। यहाँ पे एक बात लिखा है, नॉट बीइंग स्पेसिफाइड लिस्ट। यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक लिस्ट निकाली है कि भाई आपको ये, अगर इस लिस्ट के अंदर आप फॉल करते हो तो आपको ये सब डिडक्शंस नहीं मिलेंगे, मतलब ये बेनिफिट नहीं मिलेंगे। तो अगर आपकी रिसर्च उस लिस्ट के अंदर नहीं है देन इट्स ओके। बस यही एक छोटा सा सेक्शन। बहुत पहले ये सेक्शन मतलब थोड़ा टिपिकल होता था, सोशल स्टैटिकल रिसर्च और साइंटिफिक रिसर्च, सोशल एंड स्टैटिकल रिसर्च एंड ऑल दैट। आज की डेट में सोशल एंड स्टैटिकल रिसर्च और साइंटिफिक रिसर्च के खर्चे के अलाउ में कोई इशू नहीं रह गया, दोनों को इक्वली खर्चा अलाउ कर दिया गया। अब इस सेक्शन में कोई खास दम नहीं है। इस चार्ट को आप लोग बना, अब आ जाते हैं हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 5 के ऊपर। ठीक है सर, इलस्ट्रेशन नंबर 5, ये आपके ICAI मॉड्यूल आपके पास होनी चाहिए। चलो सर इलस्ट्रेशन नंबर 5 आइए देखिए। इलस्ट्रेशन नंबर 5 में आपसे इसने सीधी बात नो बकवास कही है। मिस्टर ए furnishes the following particulars for the previous year 21-22। 21-22 में इन्होंने क्या रायता फैलाया ये आपको बताएंगे। कंप्यूट द डिडक्शन अलाउबल अंडर सेक्शन 35। साइंटिफिक रिसर्च के खर्चे के लिए क्या डिडक्शन मिलेगी, इस चीज को कंप्यूट करना है। कंप्यूट द डिडक्शन अंडर सेक्शन 35। Compute the deduction under section 35 for the assessment year 22-23 while computing his income under the head of PGBP, profit and gain from business and profession। ठीक है साहब, 35 AD के अंदर क्या डिडक्शन मिलेगा? चलो अभी पढ़े हो, फास्ट लाइन में पहुंचना। ओरल सॉल्यूशन करना है, ठीक है, ओरल 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 सॉल्व करना है। अमाउंट पेड टू नोटिफाइड अप्रूव्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर फॉर साइंटिफिक रिसर्च। सर साइंटिफिक रिसर्च के लिए अगर हमने अप्रूव्ड नोटिफाइड इंडियन इंस्टीट्यूशन को कोई भी पेमेंट किया है तो हमको 100% का डिडक्शन मिलता है क्या? यस सर, बहुत इजी बात कह दी सर। आपको 1 लाख रुपए का पूरा डिडक्ट यहाँ पे खर्चा अलाउड हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या था, ये कहाँ गया, देखो कहाँ गया यार, अदर इस, देखो मैं इसको कलर तो नहीं करना चाहता लेकिन लग रहा है हमको करना ही पड़ जाएगा। यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो, कैसे करें, रुक जाओ। रिसर्च एसोसिएशन एसोसिएट को आपको अगर साइंटिफिक रिसर्च आपने 100% खर्चा अलाउड होता है और सोशल और स्टैटिकल के लिए भी 100% खर्चा अलाउड होता है। तो इसी के ऊपर क्वेश्चन इन्होंने बना दिया कि भाई आपने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर को दिया है, IIT हो गया ना ये, नहीं इंस्टीट्यूट ऑफ, इंडियन इंस्टीट्यूट को किसी भी, अरे यार पेन चेंज क्यों नहीं हो गया, ये क्या है यार, एक सेकेंड। हाँ कि इंडियन इंस्टीट्यूट को आपने दिया तो आपको 100% खर्चा अलाउड हो जाएगा। ठीक है, वो वाला चार्ट 1-2 बार पढ़ लेना, बहुत इजी है, फ्री में नंबर मिलते हैं इसके। ठीक है, सब अमाउंट पेड टू IIT, किसी IIT को पेमेंट किया, ऊपर इंस्टीट्यूट को पेमेंट किया था, अब सारा आपने IIT को पेमेंट कर दिया। मैंने बताया ना, अगर IIT को अगर आप कर रहे हो अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च के लिए पेमेंट कर रहे हो तो फिर अगेन 100% खर्चा अलाउड हो जाता है साहब। तो यहाँ पे भी 100% खर्चा अलाउड हो जाएगा। 2,50,000 का 100% कितना आता है? यहाँ पे 2,50,000 का 100% खर्चा अलाउड हो जाएगा। ये ऊपर 1 लाख रुपए का 100% खर्चा अलाउड हो गया था।
तीसरा चीज अगर पढ़े साहब, अमाउंट पेड टू एक्स लिमिटेड, अ कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया विच हैज इट्स मेन ऑब्जेक्ट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। मतलब वो इंडियन कंपनी जो काम ही ऑब्जेक्ट क्लॉज ही जिसका रिसर्च करना है, ठीक है, एंड डेवलपमेंट एज इट्स अप्रूव्ड बाय द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। आपने किसी अप्रूव्ड रिसर्च इंडियन कंपनी को पेमेंट किया, ऐसा आपको 100% का डिडक्शन अलाउड हो जाता है। तो 4 लाख रुपए का 100% आपको अलाउड हो जाएगा एक्सपेंडिचर, 4 लाख पूरा अलाउड हो जाएगा। अब आओ चौथा पढ़ते हैं, एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन इन हाउस रिसर्च। इन हाउस रिसर्च, खुद ही रिसर्च कर रहे हैं साहब हम, एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी एज अप्रूव्ड बाय द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। आपकी रिसर्च जो है वो अप्रूव्ड भी है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च आपको 3 लाख रुपए का हुआ है। तो साहब 3 लाख रुपए का जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसमें कहीं बोला नहीं है कौन सा वाला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो कोई मतलब की बात नहीं, पूरा पूरा अलाउड कर दो। और वैसे भी बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की बात भी इसलिए नहीं कही है। तो भैया आप जो रिसर्च कर रहे हो 3 लाख रुपए की पूरी पूरी आपको अलाउड हो जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दूसरी बात कहता है कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आपने रिसर्च के लिए कुछ कर दिया, इन हाउस कैपिटल एक्सपेंडिचर भी अगर आपने कुछ किया है तो आपको लैंड का खर्चा नहीं मिलता, याद रखना, इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ लैंड ऑफ 5 लाख ऑन साइंटिफिक रिसर्च। तो भाई लैंड के खर्चे का कोई डिडक्शन नहीं मिलता है। तो 7.5 लाख में से 5 लाख रुपए डिडक्ट कर दीजिए साहब, 2.5 लाख रुपए का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। क्यों? 7.5 लाख रुपए में 5 लाख की लैंड थी, तो 2.5 लाख रुपए का अदर कोई कैपिटल एसेट कर देंगे। तो भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर का तो हमको डिडक्शन मिलता ही है ना, तो अदर कैपिटल एक्सपेंडिचर का तो साहब हमको डिडक्शन मिल गया ना, अदर कैपिटल एक्सपेंडिचर का तो डिडक्शन मिल गया, लैंड का डिडक्शन नहीं मिला। तो 2.5 लाख रुपए का हमें डिडक्शन मिल गया। टोटल देखिए कितना मिला अंडर सेक्शन 35, हमको डिडक्शन कितना मिलता है, 1 लाख प्लस 2,50,000 प्लस 4 लाख, 4 2 6 6 1 7, 7,50,000, 7 10,50,000, 2 12 और 13 लाख रुपए का साहब अंडर सेक्शन 35 हमको डिडक्शन, 13 लाख रुपए का। देखिए सॉल्यूशन आंसर हमारा मैच कर गया यार। जिस तरीके से पढ़ोगे ना, मैं बता रहा हूँ कोर्स इजी लगेगा और अचीवेबल भी है 1 डे बिफोर एग्जाम। ठीक, तो साहब आप देखो पेमेंट ऑफ रिसर्च आपको कितना मिला, आपको सीधे अब देखो 13 लाख रुपए तो आपका आंसर मिल गया। अब लिखना कैसे है, इतनी लंबी लंबी लाइनें लिखने जाओगे क्या, ये जो इतनी लंबी लंबी पूरी पूरी जो लाइनें लिखी हुई हैं, इतनी लंबी लंबी लाइनें लिखने जाएंगे आप, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है। देखो प्रेजेंटेशन सीखिए बॉस, आ जाओ इधर। ओ हेलो, जिसका जिसका ध्यान इधर उधर गया इधर आओ। कंपुटेशन ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23, डिडक्शन फॉर्मेट मस्ट राइट इन फॉर्मेट। फॉर्मेट के अंदर ही भाई साहब आपको काम करना है, पहली बात समझो, फॉर्मेट के अंदर काम करना है। फॉर्मेट नहीं बनाओगे गड़बड़ हो जाएगा, सही बता रहा है, फॉर्मेट बना लेना। ये सेक्शन अब तो इजी है, पहले टफकल हुआ करती थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को आपने दिया 100% डिडक्शन मिलेगा। सेक्शन नहीं याद है कोई बड़ी बात नहीं है, 35 तो याद रहेगी ना, सब सेक्शन नहीं याद रहा कोई बात नहीं, सेक्शन 35 भी चिपका के आ सकते हैं हम। ठीक, तो साहब 1 लाख रुपए का 100% डिडक्शन मिलेगा, 1 लाख रुपए। आईआईटी दिल्ली 2.5 लाख रुपए का 100% डिडक्शन मिलेगा। एक्स लिमिटेड किसी इंडियन कंपनी जो कि अप्रूव्ड है और अप्रूव्ड रिसर्च के लिए आपने पेमेंट किया है, तो 100% डिडक्शन मिलता है साहब, 100% डिडक्शन मिल जाएगा 4 लाख रुपए। देख लो फिगर कॉपी पेस्ट करने के 5 नंबर मिल जाएंगे यहाँ पे दोस्त, प्लीज। और अगर ये सेक्शन छोड़ के गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी। इन हाउस रिसर्च पे जो हमने एक्सपेंडिचर किया साहब, उसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हमने 3 लाख रुपए पे किया, उस पर भी 100% का डिडक्शन मिल जाएगा हमको। लेकिन जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने किया है उसमें लैंड के कॉस्ट पे हमको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, 5 लाख रुपए पे हमको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो रिमेनिंग जो 2.5 लाख रुपए बचा उस पर हमको 100% डिडक्शन मिल जाएगा साहब, 2.5 लाख रुपए का। तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 कितना मिलता है हमको, 13 लाख रुपीस। ये सब जोड़ो, 1 लाख प्लस 2.5 लाख प्लस 4 लाख प्लस 3 लाख प्लस 2,50,000, 13 लाख रुपीस आ जाए। नोट भी कुछ लिखा है देखिए, नोट पढ़ते हैं। ओनली कंपनी असेसीज आर entitled for deduction 100% under section 35 to AB in respect of in-house research and development expenditure incurred. ओनली कंपनी एसएससीज को ही इन हाउस रिसर्च के अंदर 100%, 100% कहां लिखा गया यार, 100% अंडर सेक्शन 35 टू एबी इन रिस्पेक्ट ऑफ इन हाउस रिसर्च रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ओनली कंपनी एसएससीज को ही मिलता है, क्योंकि अदर एसएससीज को क्या मिलता है हमने पढ़ा था सर, सैलरी और इनपुट्स। ठीक ठीक है। However, in case the SSC is an individual, अगर SSC individual होता तो therefore he would be entitled for deduction 100% of revenue expenditure incurred under section 35 and 100% capital expenditure incurred under section 35. Read with section 35 to assuming that such expenditure laid out of expended on the scientific related to his business.
अगर नोट नहीं भी पढ़ोगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी 100% है, यहाँ भी 100%, हर जगह वही लिखा है। नोट थोड़ा कंफ्यूजिंग लिख दिया। इस नोट का सीधा सीधा ये कहने का मतलब है कि यहाँ पे अगर इंडिविजुअल होता तो उसको सारे के सारे रेवेन्यू खर्च, सारे के सारे खर्चों का अलाउड नहीं होता। अगर प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस होता तो साहब ये दोनों खर्चे लगते, और अगर आफ्टर कमेंसमेंट होता तो भी तो उसको 100% खर्चा अलाउड ही हो रहा था। इसलिए वैसे इस नोट का उतना कोई खास मतलब निकला नहीं। ये पहले हुआ करता था, कुछ खर्चे 150% अलाउड होते थे ना कंपनीज को, इस हिसाब से इन्होंने नोट लिखा है। इस नोट को आप इग्नोर कर दो, इस नोट का उतना कोई सेंस खास निकलेगा नहीं, इस नोट को आप इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, ठीक है सर, क्लियर है? क्लियर सर। अब देखो अगेन साहब एक इंपॉर्टेंट सेक्शन आ रही है, इन्वेस्टमेंट लिंक टैक्स इंसेंटिव्स। इन्वेस्टमेंट लिंक टैक्स इंसेंटिव्स। गवर्नमेंट चाहती है आप कुछ इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहते हैं आप इन्वेस्टमेंट, कुछ बिजनेस स्पेसिफाइड बिजनेस चाहती है कि भारत में भाई इन बिजनेसेस की बड़ी कमी है, आप इस टाइप के बिजनेस करो, तो हम आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी पीएल में चार्ज करने देंगे। देखो अंडर सेक्शन 35 और 35 एडी, 35 क्या है, साइंटिफिक रिसर्च है, और 35 एडी है स्पेसिफाइड बिजनेस। ठीक है, यही दो ऐसी सेक्शंस हैं साहब जहां पे आप जो कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो ना, आपने कोई बिल्डिंग खरीदी है, आपने कोई बड़े प्लांट्स खरीद लिए हैं, कुछ भी खरीदे हैं, ऑयल वेल्स वगैरह कुछ भी खरीदे हैं, उसको आप डायरेक्ट पीएनडल के अंदर डेबिट कर सकते हो। इन्हीं दोनों सेक्शन में अलाउड है ये बातें। तो अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 35। अब सर जब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन 35 एडी, साहब ये सेक्शन भी बड़ा मजेदार सेक्शन है। देखो देखिए सर, मैंने आपको अभी तक जो भी चीजें बताई हैं उसके हिसाब से मैंने एक बात बताई आपको कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या चाहती है। आप बताओ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या चाहेगी। ये भारत है, इसकी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये चाहेगी ना कि भारत की ग्रोथ हो, भाई भारत मेरा डेवलप्ड कंट्री बन जाए, मेरी इंडिया की डेवलपमेंट हो, क्या चाहेगी इंडियन गवर्नमेंट, भारत सशक्तिकरण करो, यही चाहेगी। तो सर इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती होगी, देखा होगा आपने हमेशा बात होते हुए कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की नीड है। इस चीज को पढ़ा है आपने कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की नीड है। इसी तरीके से भारत को जिस जिस सेक्टर की नीड होती है ना, उसको स्पेसिफिक अटेंशन देने के लिए या इनकरेज करने के लिए कुछ बिजनेस को स्पेसिफाइड कर दिया जाता है साहब, कुछ बिजनेसेस को स्पेसिफाइड कर दिया जाता है, स्पेसिफाइड कर दिया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, स्पेसिफाइड बिजनेस कहते हैं, स्पेसिफाइड बिजनेस कहते हैं। अंडर सेक्शन 35 ईडी इनको रखा गया है। ये वो बिजनेस होते हैं जिसको इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि भाई भारत की इकोनॉमी के लिए, भारत के डेवलपमेंट के लिए, डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन बनने के लिए ये बिजनेस जरूरी है, इसलिए वो इसको इनकरेज करना चाहती है। तो साहब किसी भी बिजनेस को इनकरेज करने के लिए अगेन वही बात है, कॉमर्शियल बेनिफिट समझे। जैसे कि अंडर सेक्शन 35 हमको जब रिसर्च को साहब, हमको जब रिसर्च को इनकरेज करना था तो हमने क्या किया, रिसर्च के कैपिटल एक्सपेंडिचर को अलाउड कर दिया। अब बिजनेस 35 एडी जो स्पेसिफाइड बिजनेस से, इसमें भी हमने इन बिजनेस में होने वाले कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी 100% अलाउड कर दिया है। मतलब क्या हुआ साहब, 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर को डायरेक्ट पीएल में डाला जा सकता है। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, स्ट्रेच नहीं कर रहे, एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, लेकिन छोटा सा एग्जांपल समझो। अज्यूम करो कि यहाँ पे मिस्टर राजू हैं, ये राजू जी जो हैं, ये अगर बिजनेस, एक स्पेसिफाइड बिजनेस होता है साहब, वेयर हाउसिंग ऑफ शुगर, शुगर की वेयर हाउसिंग का आपने बहुत बार देखा होगा और न्यूज़पेपर्स में भी कि शुगर के ऊपर पूरी की पूरी साहब क्यों हमारे देश की पॉलिटिक्स चलती है, क्योंकि गन्ना किसानों के लिए वेयर हाउसिंग ऑफ शुगर एक मुद्दा होता है। तो अगर मिस्टर राजू हैं जो वेयर हाउसिंग ऑफ शुगर का काम करते हैं, और साथ ही साथ ये मान लो, अज्यूम करो इनका बिजनेस एक है वेयर हाउसिंग ऑफ शुगर, अभी आप बस इतना समझो, इनका वेयर हाउसिंग ऑफ शुगर का बिजनेस है। इन्होंने इस बिजनेस के लिए एक बिल्डिंग परचेज की जो है 20 करोड़ रुपए की, 20 करोड़ रुपए की एक बिल्डिंग परचेज की। तो साहब जब ये पीएनडल बनाएंगे ना तो क्या लिखेंगे, डायरेक्ट यहां पे लिखेंगे टू बिल्डिंग, पीएनडल के डेबिट में डायरेक्ट बिल्डिंग लिख देंगे 20 करोड़ रुपए की, ये बेनिफिट मिल गया। लेकिन अगर अज्यूम करो कि यही मिस्टर राज कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस करते या कोई दूसरा बिजनेस करते,
वो स्पेसिफाइड बिजनेस नहीं होता तो क्या ये टू बिल्डिंग कर पाते? बिल्कुल नहीं। तब साहब यहां पे आता है टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, और वो डेप्रिसिएशन मिलता है केवल और केवल 20 करोड़ का 10%, मतलब 2 करोड़ रुपीस। सीधा देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, स्पेसिफाइड बिजनेस में प्रॉफिट को कम से कम करने की आजादी दे दी कि भाई आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करो, आप अपने बिजनेस के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर करो ताकि आपका बिजनेस बड़ा हो, आप इंडिया को सपोर्ट करो। इसलिए भाई साहब यहां पे पीएनडल में अलाउड कर दिया। अब देखो, अगर कोई भी सेक्शन 35 एडी वाला कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर आप करते हो, किसी भी असेट के लिए अगर खर्चा पीएनडल में डाल दियो तो भाई उस पर डेप्रिसिएशन तो मिलेगा ही नहीं, बिकॉज वो कभी असेट में आएगा ही नहीं, वो पीएल में डायरेक्ट चार्ज हो चुका है। अभी तक की बात समझी होगी। अब देखो, अब हम बेसिक्स पे पहुंचते हैं इसके। सर क्या बात करने वाले हो, देखो सर, अब कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं भारत में जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती होगी कि भाई ये अच्छे से होते रहे? तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है अप्रोक्सीमेटली 14 ऐसे बिजनेस हैं, 14 बिजनेस को स्पेसिफाई किया गया है जिसको अंडर सेक्शन 35 ईडी स्पेसिफाइड बिजनेस का ठप्पा मिल जाता है। साहब कौन से, सर कौन से ऐसे बिजनेस हैं? तो कोल्ड चेन फैसिलिटीज के बिजनेस, आलू कहीं से कहीं जा रहे होते हैं, कोल्ड चेन फैसिलिटी को मेंटेन करने के लिए फ्रूट्स एक इंडिया के एक कोने से दूसरे कोने जा रहे हैं, भाई कोल्ड चेन फैसिलिटी की जरूरत है। आपके अमूल के दूध, गुजरात से दूध कहीं जा रहा है, पनीर जा रहा है, दही जा रहा है, तो इसके कोल्ड चेन फैसिलिटी की बहुत नीड है। तो भाई कोल्ड चेन फैसिलिटी के बिजनेस को इंडियन गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है। उसी तरीके से वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, किसी भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की वेयर हाउसिंग करने की बहुत ज्यादा जरूरत है भारत के अंदर। 14 बिजनेस स्पेसिफाइड कर रखे हैं। उसी तरीके से ऑपरेटिंग अ क्रॉस कंट्री स्लरी पाइपलाइन, क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस और पेट्रोलियम ऑयल पाइपलाइन के लिए, जैसे कि आपने देखा होगा कि ईरान से हमारे यहाँ, मैं यहाँ गूगल मैप तो नहीं खोल सकता, छोटी सी बात सुन लो, ईरान से हमारे यहाँ चरगाव चरवाहा करके ऐसे कोई एक बंदरगाह है जहां से पेट्रोल आता है, ठीक है? तो शिप की जगह डायरेक्ट ईरान से पाकिस्तान रूट के थ्रू पाइपलाइन से आ जाए, इस तरीके के एक मैनेजमेंट की कोशिश की जा रही है कि भाई पाइपलाइन हो जाए। तो उसी तरीके से क्रॉस कंट्री पाइपलाइन का अगर कोई कंपनी बिजनेस करती है तो उसको भी स्पेसिफाइड बिजनेस कहा जाएगा। साहब इसी तरीके से बिल्डिंग ऑपरेटिंग होटल 2 स्टार, कोई होटल अगर 2 स्टार का है, 2 स्टार और मोर, उसको स्पेसिफाइड बिजनेस कहा जाएगा। जैसे कि कॉमनवेल्थ गेम्स के टाइम दिल्ली में लोगों के लिए होटल्स की कमी थी, जो बाहर से लोग आ रहे थे, तो हम क्या चाहते हैं कि इंडिया में अच्छे होटल्स हो, तो होटल बिजनेस को प्रमोट कर दिया गया। हॉस्पिटल बिजनेस को प्रमोट किया गया, जो इसमें एटलीस्ट 100 बेड्स हो, उनको स्पेसिफाइड बिजनेस कह दिया गया। डेवलपिंग अ बिल्डिंग ऑफ हाउसिंग प्रोजेक्ट, डेवलपिंग अ बिल्डिंग ऑफ हाउसिंग प्रोजेक्ट की बात कर दी गई, लेकिन कौन से वाले हाउसिंग प्रोजेक्ट? जो स्लम रीडेवलपमेंट एंड रिहेबिलाइजेशन का काम करते हैं, स्लम्स को तोड़ के भाई उनको रीडेवलप करके देते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, उनके बारे में बात की गई। एग्जाम्पल के लिए 4 झोपड़े हैं, झोपड़ों को हटाओ और बिल्डिंग बनाओ और झोपड़े वालों को भी रिहेबिलेट कर दो। इसके लिए जो भी बिजनेस हो रहा है उनको स्पेसिफाइड, उनको स्पेशल डिडक्शंस दी गई हैं। इसके साथ साथ डेवलपिंग जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो किसी भी नोटिफाइड स्कीम के अंदर है साहब, उसको स्पेसिफाइड बिजनेस कहा गया। प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर इन इंडिया, भारत एक कृषि प्रधान देश है भाई, तो एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की वेयर हाउसिंग भी जरूरी है, कोल्ड चेन फैसिलिटी भी जरूरी है, फर्टिलाइजर्स की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो साहब फर्टिलाइजर्स के प्रोडक्शन को भी इन्होंने क्या बोला, फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन को इन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि भाई फर्टिलाइजर का जो भी प्रोडक्शन होगा उसको स्पेसिफाइड बिजनेस में लाया जाएगा। सेटिंग अप ऑपरेटिंग इनलैंड कंटेनर डिपोट एंड कंटेनर फ्रेट स्टेशन। सर कंटेनर डिपोट और कंटेनर फ्रेट स्टेशन क्या होते हैं? जैसे बाहर से, विदेशों से बड़े बड़े कंटेनर में जो सामान आते हैं ना, लॉजिस्टिक वाले पूरे पूरे कंटेनर्स, आपने पिक्चरों में देखा होगा, उनके डिपोट की बात कही गई। बी कीपिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड बी वैक्स, भैया मधुमक्खी पालन और हनी बनाने के लिए बिजनेस को भी इन्होंने स्पेसिफाइड बिजनेस में डाला। सेटिंग अप ऑपरेटिंग वेयर हाउसिंग फैसिलिटी और स्टोरेज ऑफ शुगर, देखो स्टोरेज ऑफ, देखिए यहाँ पे, देखो देखो देखो, स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को तो इन्होंने बोला ही है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की स्टोरेज को तो इन्होंने बोला ही है, लेकिन भाई शुगर जो है ना, वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं होता है, शुगर केन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है। तो शुगर केन और चीनी, चीनी की भी आप स्टोरेज की व्यवस्था करते हो, वेयर हाउस करते हो, तो वो भी आपका स्पेसिफाइड बिजनेस के अंदर जाता है। उसके अलावा साहब स्लरी पाइपलाइन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन ओर, लिक्विड आयरन के लिए जो स्लरी पाइपलाइन की फैसिलिटी होती है उसको स्पेसिफाइड बिजनेस में डाला गया है। सेटिंग अप ऑपरेशन ऑफ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग को भी स्पेसिफाइड बिजनेस में डाला गया है। साथ साथ अगर कोई डेवलपमेंट मेंटेनिंग वेयर हाउसिंग एंड डेवलपिंग ऑफ न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज अगर किसी ने की है साहब, उसको भी स्पेसिफाइड बिजनेस में डाला गया है। तो देखो कुछ इसमें स्पेशल बात नहीं लिखी है, यहाँ पे बताया गया है इन 14 बिजनेस को
इसको गवर्नमेंट समझती है ना कि भाई ये बिजनेस भारत के ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है, भारत के ओवरऑल विकास के लिए बहुत जरूरी है, डेवलपमेंट मेरा जुड़ा है नेशन का, उनको वो स्पेशल बेनिफिट देती है और सेक्शन 35 एडी का स्पेसिफाइड बिजनेस डिक्लेयर कर देती है, जहां पे उनको कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी पी&एल में चार्ज करने का मौका मिल जाता है। ठीक है, एक बार ये सब पढ़ोगे बहुत इजी होता है भाई। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, कोल्ड चेन फैसिलिटीज और वेयर हाउसिंग के लिए न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, और जहां यहाँ पे आपके हाउसिंग प्रोजेक्ट समझ में आते हैं, शुगर और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की वेयर हाउसिंग, और साथ साथ वीवैक्स, वी हनी और वी हॉस्पिटल, होटल, बस इतने ही आप एक बार पढ़ोगे भाई, ये 14 के 14 नाम आपको याद हो जाएंगे। और इतना पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई साहब, जिस तरीके से मैंने बताया ना, हॉस्पिटल एटलीस्ट 100 बेड्स वाले, बस इससे ऊपर कुछ नहीं। और पूरा कंसेप्ट ही क्या है साहब, पूरा कंसेप्ट सर यही है कि इनके कैपिटल एक्सपेंडिचर भी अलाउड है, इससे ऊपर कोई बात यहाँ पे नहीं कही जाती है। अब आइए, इसमें कुछ और बातें भी हैं लेकिन उनको बाद में समझेंगे। हमने कहा साहब, हमने सर 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 हेलो, हाँ हाँ सर, हमने कहा कि ऑल असेट्स पे जो आप खर्चा करते हो ना, ऑल असेट, जितनी भी आपने असेट खरीदी, सारे के सारे डिडक्शन मिल जाएंगे आपको अंडर पी&एल। पी&एल में सब के सब अलाउड होते हैं, लेकिन सर एक्सेप्ट यहाँ पे भी 3 असेट्स को रोक दिया इन्होंने। इन्होंने 3 असेट्स को रोका है साहब। 3 असेट्स में कौन कौन से असेट्स को रोक दिया सर? तो इन्होंने बोला कि भाई साहब लैंड का कोई डिडक्शन नहीं देंगे, वो तो सर हम इसके पहले जो हमने सेक्शन पढ़ी है इस साइंटिफिक रिसर्च में भी नहीं दे रहे थे। लैंड का कोई डिडक्शन नहीं देंगे, गुडविल के लिए कोई भी डिडक्शन हम नहीं देंगे। गुडविल अगर परचेस्ड वाली है ना तो उसका भी कोई डिडक्शन नहीं देंगे, लैंड के लिए नहीं देंगे, गुडविल के लिए नहीं देंगे, और कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होगा ना सर, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, तो इन तीनों के अगेंस्ट पीएल में कोई अमाउंट चार्ज नहीं होगा। बाकी सारी कैपिटल एक्सपेंडिचर को आप डायरेक्ट पी&एल से चार्ज कर सकते हैं। टाइम कम है इसलिए आपको पूरा टैक्स प्लानिंग कैसे हो सकती थी इसके ऊपर हम कुछ भी नहीं बताएंगे यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, इसके अलावा कुछ बातें अभी और हैं, कंडीशंस हैं। कंडीशंस जैसे जैसे क्वेश्चन में आएगी वहां पे हम देखा जाएगा, यहाँ पे कंडीशंस लिखी हुई हैं, बट अभी इसको पढ़ने की नीड नहीं है। आइए क्वेश्चन देखते हैं साहब।